Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, subscribe, share. आप न्यू फैमिली हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड ऑलरेडी जॉइंट फैमिली हो चुके हैं हम तो फिर प्लीज़ शेयर गाइस. आज संडे है तो मैं पार्ट टाइम के लिए अपने काम के लिए निकल रहा था पूरा गेयर अप होके, पावर बैंक, पूरे गर्म कपड़े पहन के और वार्म वगैरह. आई होप आज का दिन सही जाए. संडे है तो मोस्टली रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, बट जो खुले होते हैं वो हाई एंड होते हैं, तो अपना जो टारगेट होता है वो तो अपना आराम से अचीव हो ही जाता है. आज मैंने सनस्क्रीन भी लगाई क्योंकि कल मुझे डांट पड़ी थी बहुत ज़्यादा घर पे कि तुम ये सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाते हो, फिर रोते रहोगे कि टैन हो गया. तो आज मैंने सनस्क्रीन भी लगाई है. सो लेट्स गो फॉर इट गाइस. लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है. गाइस वैसे तो मैं ब्लॉग में डेली लाइफ अपडेट शेयर करता रहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करा, दिन कैसे गया, डेली लाइफ. बट आज के अभी इस ब्लॉग में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने भाई को भी, क्योंकि मेरा भाई है जो कि मेरी बात सुन रहा था बहुत देर से. आप भी सुनो. तो गाइज़ अभी एक बहुत ही बड़ा इमिग्रेशन में अपडेट आने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड इमिग्रेशन मिनिस्टर दोनों ने मिलके बहुत बड़ा एक रिफॉर्म सोचा है इमिग्रेशन लाइफ को यहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए. तो अभी न्यू कमर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, वर्क परमिट हो गया, सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत जल्दी आएगा. अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो. उन्होंने ये सोचा है कि जो अप्रूवल रेट्स हैं वो कट करेंगे. न्यू कमर्स के जो वीज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा डिनाइड होंगे, और इवन मास कैंसिलेशन, जितनी भी फाइल्स अभी लगी हुई हैं उन सब पे मास कैंसिलेशन की बात चल रही है. तो आप सोचो कि नियर बाय 2,70,000 से 3 लाख फाइलें अभी पूल में हैं और सब पे वो मास रिजेक्शन लगाने वाले हैं. तो कुछ वर्क परमिट की हैं, कुछ एक्सटेंशन की हैं, कुछ वो क्या बोलते हैं विजिटर वीज़ा की हैं. तो आप ये सोचो कि सारे फाइल्स में एक रिजेक्शन आने वाला है. और कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं जिनकी फाइल्स अभी प्रोसेस में है, पूल में है, और उनका भी रिजेक्शन सुनने में आया कि उनका भी रिजेक्शन आ गया है. कुछ लोग तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो वापस जा रहे हैं जिनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ, वर्क परमिट ख़त्म हो गया और वो PR भी नहीं हो पाए. गवर्नमेंट एक और बिल लाने वाला है C-12 1-2. तो उसमें क्या है कि बाई चांस उसने कोई इमिग्रेशन रिफॉर्म लाती है या इमिग्रेशन प्रोग्राम लाती है, जैसे कोई स्टार्टअप प्रोग्राम लाती है, स्टार्टअप बिजनेस यहाँ पे आप स्टार्टअप करो, और उसको बाद में 2 साल बाद रियलाइज़ होता है कि उसमें रिस्क है, उसमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो वो बिना वार्निंग के वो प्रोग्राम सीधे कैंसिल कर देगी, और जिसके वीज़ा उस पर अप्लाइड थे उनको 1 से 2 महीने के बीच कनाडा छोड़ना पड़ेगा. तो ऐसा भी आने वाला है 2-3 हफ्ते में. ये ऑलमोस्ट बिल बन गया है, पास भी हो गया है. अभी मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट वो इम्प्लीमेंट भी होने वाला है. तो आप सोचो कि इस बिल से इमिग्रेशन में कितनी प्रॉब्लम होगी. अगर आप मान लो कि कोई बिज़नेस प्रोग्राम में आया या कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में आया या किसी भी, वो अगर उनको बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो हमसे गलत हो गया, तो वो सीधे वो प्रोग्राम कैंसिल कर देगी और आपके वीज़ा में भी प्रॉब्लम आएगी. सेकेंडली, गवर्नमेंट को अब 3 साल बाद, जैसे अभी कितने वॉर हुए, तो उन्होंने PR ऐसे बांटे हैं ना, होलसेल में बांटे लोगों को, जो भी वो जो वॉर कंट्रीज़ थी जैसे यूक्रेन, रशिया, अफ़गानिस्तान, और भी बहुत छोटे छोटे देश हैं जहाँ सीरिया भी हुआ, तुर्की भी हुआ, जहाँ पे भी वॉर हुआ है ना, तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में PR बांटे हैं और यहाँ से लोगों को यहाँ पे बुलाया. तो अब ये सोचो, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, जॉब सैचुरेशन कम हो गया है, तो उसकी वजह से अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब यार हमें ये बैलेंस आउट करना पड़ेगा. और जो भी एक्स्ट्रा वीज़ाज़ हो गए हैं, जो उनको लग रहा है कि अब यहाँ पे लोगों को नहीं रहना चाहिए, तो उनको वो निकालने का ट्राई कर रही है. 2025 में ऑलमोस्ट नियर बाय 5 लाख वर्क परमिट है जो एक्सपायर हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उनको कोई एक्सटेंशन ही नियर बाय कुछ भी होप नहीं है. सारे होपलेस हो रखे हैं, कोई PR नहीं हो पाया है. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका वर्क परमिट एक्सटेंड होने गया है, वो रिजेक्ट हो गए हैं. अब वो उनको 1 से 2 महीने के बीच कंट्री छोड़ के वापस जाना है. और ऑल्सो कुछ ऐसे हैं जो PR भी नहीं हो पा रहे हैं वर्क परमिट होने के बाद, बिकॉज जो पॉइंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. मेरी वाइफ के भी ऑफिस में कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनका कुछ होप नहीं है PR होने का. वो कुछ तो वो क्या बोलते हैं फ्रेंच सीख रहे हैं, कुछ ऐसे सबब एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे PR प्रोग्राम थोड़ा ईजी है. अब बट ये आप बताइए ना यार, बंदा कोई आता है, कोई सपने लेकर आता है, राइट, एक अच्छी कंट्री में सेटल होने का, बट यहाँ पे आके इतना स्ट्रेस हो जाता है उसको कि पहले या तो वो कमा सकता है, या वो सेटल हो सकता है, या वो ये PR के पीछे भाग सकता है.
ऑलमोस्ट हमें 5-5 6-6 साल लग जाते हैं यार पीआर के पीछे भागने के लिए। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है पीआर के लिए, हाथ पैर टूट गए थे, बहुत बुरे से बुरे दिन मैंने देखे हैं पीआर के लिए। जब मेरा पीआर आया था ना, मेरा आया था नियर बाय 11 जनवरी 2023 के आसपास ही आया था। मुझे पता, मुझे उस दिन एक रत्ती पर खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी ना, मेरे हाथ पैर टूट गए थे। पता नहीं, मुझे मैं एक जगह काम करता था, मेरे हाथ में केमिकल गिर गया था, तो उसका भी मेरे पे पूरा ये मेरी स्किन चली गई थी। तो आपको मैं बता नहीं सकता मैंने उसके लिए कितनी मेहनत करी, पर जो वो आता है ना, वो खुशी ही नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट पीआर का जो एक प्रोसेस है वो 6 महीने का है, पर मेरा 1.5 से पौने 2 साल बाद आया, जब मैं पूरा हार चुका था। मुझे भी लग रहा था मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, बट भगवान ने कुछ दया करी इस गरीब पे और वो आ गया। बट गाइस सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे हम आते हैं, अब भाई दुनिया हमें क्या सिखाती है, सपनों के पीछे भागो। सपनों के पीछे भागता है इंसान तो फैमिली छोड़ देता है, फिर फैमिली के पीछे भागते हैं तो सपनों के पीछे नहीं भाग पाते हैं। तो हर जगह एक इंसान को गालियाँ यहाँ पे पड़ती ही पड़ती हैं। कनाडा सबसे डिफ़िकल्ट कंट्री है यहाँ पे रहने का। एक तो प्लस वेदर बहुत बुरी हालत कर देता है। माइनस में टेम्परेचर 20-30 ऑलमोस्ट 6-6 महीने 7-7 महीने तक ठंड रहती है। कहीं आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर भी जाओ 5-5 6-6 लेयर कपड़े पहन के जाओ। अगर नहीं भी पहन पा रहे हो, घर पे रहो, फिर घर पे बैठे रहो। ऑलमोस्ट ना कुछ आप कुछ कर सकते हो, ना कोई घूमने जा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा एक लाइफ डल हो जाती है। और अब प्लस ये इमिग्रेशन जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, अब मुझे इसमें यही लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। बहुत लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है पढ़ाई पे अपने, 20-20 लाख रुपए। कुछ लोग तो लोन भी नहीं उतार पाए हैं। आपको पता नहीं होगा कि 20-20 30-30 लाख रुपए लोन लेके आए हैं, 12-13% में। बैंक भी पीछे पड़ी हुई है, घर मॉर्गेज हो रखे हैं। अब ना पैसा कमा पाए, जॉब है नहीं मार्केट में। 8-8 9-9 महीने एक जॉब लगने में लग जा रहा है। आप मानोगे नहीं कि जैसे कोई इंटरव्यू देता है, उसके 2-2 महीने तक प्रोसेस है, 5-5 राउंड के हैं, क्योंकि वो इतना स्लो चलते हैं ना यहाँ पे, इतना स्लो कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो पहले एक राउंड लेंगे, फिर उसका रिप्लाई 3 हफ्ते बाद आएगा, फिर एक राउंड लेंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा 2 हफ्ते बाद, ऐसे करके 2.5 महीना बर्बाद कर देते हैं। अब बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाई चांस वो लास्ट राउंड में क्लियर नहीं कर पाता है, फिर जाके नई जॉब वो करता है, फिर अप्लाई करता है, फिर ऐसे कैसे 8-8 9-9 महीनों से नई जॉब ढूंढने में लग जाता है। अब जॉब सैचुरेशन इतना डाउन हो गया है, मतलब हर एक जॉब पे कम से कम नहीं तो आप मान लो 1000 से 1200 एप्लीकेंट्स हैं। तो अब उसमें से एक सिलेक्ट होगा तो कितना वो लकी होगा, उसने कितनी पढ़ाई करी होगी, कितनी उसके लिए मेहनत करी होगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही हैं अभी। गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, क्योंकि उन्होंने पीआर ऐसे होलसेल में बांटे हैं। ये लो पीआर लो ऐसे करके तो उन्होंने पीआर बांटे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं वॉर हुआ, हम जाएंगे भाई खाना देने, घर देने, कुछ करने, कुछ मदद करने। कनाडा जाएगा, हम पीआर देंगे आपको, आप हमारे पास आओ, हम पीआर देंगे, हमारे पास आओ। पीआर के बाद बंदा यहाँ आ जाता। अब मानोगे नहीं, यूक्रेन से इतने बंदे यहाँ पर आए। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है ये तो देश यार हमारे देश से भी ज़्यादा महंगा है, यहाँ तो हम चल ही नहीं पाएंगे। उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, जॉब भी नहीं मिली, यहाँ पे भुखमरी के जैसे हाल हो गए। कुछ तो वापस ही चलेगा, इससे बड़े अपने देश में मर जाएंगे, फैमिली वालों के साथ तो रहेंगे। तो आप ऐसे हाल है। मैं से वहाँ पे बैठ के इंसान सोचता, अरे बंदा कनाडा में रह रहा है, मज़े ले रहा हुआ ज़िंदगी के, बहुत घूम रहा हुआ, फिर रहा हुआ, यहाँ CN टावर के सामने फ़ोटो डाल रहा हुआ, ऐसे करके। पर लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ मुझे पता है कैसी होती है। बहुत यहाँ पे रूड और एक स्ट्रिक्ट लाइफ है, जो हमें एक करनी ही पड़ती है एज इमिग्रेंट। कभी कभी रेसिज्म भी झेलना पड़ता है, कभी कभी किसी गालियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, कभी जॉब में दिक्कत आती है, कभी बैंक से दिक्कत आती है, कभी बैंक में फ्रॉड हो जाता है। इतनी मतलब दिन में सुबह उठते हैं तो पहले तो ये सोचता हूँ आज क्या दिक्कत से जाना पड़ेगा, ऐसे हो जाता है। किसी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो फैमिली से बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए 1-2% दिक्कत आए ना तो चलो चल जाता है यार, वो लाइफ में उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी उसके घर वाले बैठने। बट भाई जो कुछ होते हैं जो थोड़े से नहीं हो पाते हैं, फैमिली से इतना उनको सपोर्ट नहीं होता, उनका मैं जानता हूँ कि उनको कितनी दिक्कतों से निकलना पड़ता है। तो गाइस अगर आप अभी कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, प्लीज़ रिसर्च करो, हर एक स्ट्रीम देखो, आपको यहाँ पे दिक्कत ना, आप बस PR हो पाओ। पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे PR होना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत अनसर्टेन है। आप ऐसा भी हो सकता है आप आ जाओ और आपकी स्ट्रीम 1 साल बाद कैंसिल हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं। तो आप जो भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि जब पैसा लग जाता है उसके बाद रिग्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी कंट्री भी देख सकते हो, वरना आप अपनी कंट्री में ही पढ़ाई करो, वहीं पे पैसा लगाओ, उसी की इकनॉमी में सपोर्ट करो, वहीं पे ही अपना आगे बढ़ो।
मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अगर बाई आपको कुछ भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करो VLC12, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। और ताकि और प्लीज़ आपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। आप न्यू फैमिली हो तो हम जॉइंट फैमिली बन जाते हैं, जल्दी से आप सब्सक्राइब करो। और हम अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो हम जॉइंट फैमिली तो हो ही चुके हैं, तो आप प्लीज़ शेयर करो ताकि मैं और जॉइंट फैमिली में बढ़ता जाऊँ। गाइस प्लीज़ एन्जॉय, टेक केयर एंड लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। यहाँ पे हम तो जी रहे हैं बट आप और अच्छे से जियो। और प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन कि वो भी अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच गाइस।